बात बहुत ही पुरानी है। जब किसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था करमचंद, लेकिन लोग उसे करमू कहकर बुलाते थे। करमू बहुत ही आलसी और कामचोर किस्म का नौजवान था। उसे तो सिर्फ आराम करना ही पसंद था। वो मेहनत करने से ऐसे भागता जैसे बकरी बारिश से डर कर भागती है। करमू के पिता की मृत्यु बहुत साल पहले हो चुकी थी। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके अपना और उसका पेट पालती थी, लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई और उसमें काम करने की हिम्मत ना रही तो उसने बार बार करमू को काम करने के लिए कहना शुरू कर दिया कि वो मेहनत मजदूरी करके खाने पीने का इंतजाम करे। लेकिन करमू तो बहुत ही आलसी था। सुबह सुबह उसकी माँ उसे झकझोर कर उठाती और कहती, अरे निकम्मे करमू, उठ, देख सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक सोया पड़ा है। जा मेहनत मजदूरी कर, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। करमू कसमसा कर उठता, नाश्ता करता और फिर घर के बाहर की तरफ चल देता। बाहर जाकर वो इधर उधर टहलता और दोपहर को घर वापस लौट आता था। माँ बुरा भला कहकर उसे खाना दे देती। करमू जैसे ही खाना खाने के बाद सोने के इरादे से चारपाई की तरफ बढ़ता तो उसकी माँ उसे डांट डपट कर दोबारा से घर से बाहर जाने को मजबूर कर देती थी। घर से बाहर आकर वो इधर उधर यूं ही घूमता रहता और कभी कहीं पर बैठकर बातें बनाना शुरू कर देता। जब शाम का अंधेरा होता था तो वो घर की तरफ चल देता। उसकी माँ उसे भला बुरा कहती थी और फिर ममता से मजबूर होकर उसे खाना भी दे देती थी। खाना खाकर करमू मजे से चारपाई पर लेट जाता और खर्राटे लेने लगता। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब भूखे रहने की नौबत आ गई। उसकी माँ सोचती, अगर ये काम नहीं करेगा तो मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, इसकी शादी कैसे होगी। और ये सब कुछ सोचकर वो अपने बेटे को डांटती। लेकिन करमू इन सब बातों का आदी हो चुका था। कामकाज करना तो दूर की बात है, वो कामकाज के बारे में सोचता भी नहीं था। एक दिन उसकी माँ को ऐसा गुस्सा आया कि उसने करमू को सुबह का नाश्ता भी नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर दरवाजे तक ले गई और कहा, आज तुझे खाना तभी मिलेगा जब कुछ काम करके आएगा। करमू ने अपनी माँ की बहुत ही मिन्नतें की, मेरी प्यारी माँ, कम से कम सुबह का नाश्ता तो खिला दे। लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। मजबूर होकर करमू घर से बाहर निकल गया। मुंह लटकाए हुए वो गलियों में भटकने लगा। चलते चलते जब वो एक चौराहे पर आ पहुंचा तो वहां पर बहुत ही भीड़ जमा थी। करमू भी उस भीड़ की तरफ चला गया। करमू ने देखा कि राजा का एक सैनिक एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर ऊंची ऊंची आवाज में ये घोषणा कर रहा था, नगर के लोगों सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, हमारे महाराज का ये आदेश है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि शहर में एक शेर आया हुआ है और ये शेर आदमखोर है। अब तक वो कई लोगों को खा चुका है। महाराज का ये आदेश है कि जो भी उस शेर को जिंदा या मुर्दा महाराज के सामने पेश करेगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। घोषणा खत्म होते ही भीड़ वहां से छटने लगी। करमू भी एक तरफ को चलने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं शेर को पकड़ लूं तो कितना अच्छा होगा। महाराज से इनाम भी मिलेगा और सब लोग मुझे बहादुर समझेंगे। लोग मेरी तारीफ करेंगे और मेरी माँ भी कितनी खुश हो जाएगी। ये सोचते सोचते उसे एकदम से सुबह के नाश्ते की याद आ गई। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, करमू बेटा। करमू ने पीछे मुड़कर देखा तो सरला मौसी खड़ी थी। सरला मौसी उसी मोहल्ले की एक औरत थी। सभी लोग उसे मौसी कहते थे। वो अक्सर करमू के घर आती जाती रहती थी। बूढ़ी मौसी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली ही थी। करमू ने बूढ़ी मौसी को प्रणाम किया तो मौसी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे, इतनी सुबह सुबह तू कहाँ जा रहा है। करमू ने जवाब दिया, मौसी, मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अम्मा ने सुबह सुबह ही मुझे घर से निकाल दिया है और कहा है कि जब तक तू काम नहीं करेगा तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। बूढ़ी मौसी ने बड़े ही दुखी मन से कहा, चल बेटा, चिंता मत कर,
मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी और तुझे 4 आने भी दूंगी। बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम मौसी? अरे बेटा, वो मेरा गधा है ना। करमू ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ हाँ मौसी, क्या हुआ तुम्हारे गधे को? अरे बेटा, वो कल रात से गायब है, रस्सी तोड़कर भाग गया है। अगर तू उसे ढूंढ कर ले आए तो मैं तुझे 4 आने दूंगी। करमू ने खुश होते हुए कहा, मौसी, मैं अवश्य ही उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। चल बेटा, तू मेरे साथ चल, कुछ खा पी ले। इसके बाद मौसी करमू को हाथ पकड़कर अपने घर ले गई। उसने करमू को दूध पिलाया, खाने के लिए दिया और फिर करमू गधे की तलाश में निकल गया। वो मोहल्ले की गलियों और सड़कों पर भटकता रहा। घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन उसे कहीं पर भी गधा नहीं मिला। आखिरकार हार कर शाम ढलते ढलते करमू मौसी के घर की तरफ चल दिया। अभी वो मौसी के घर से कुछ ही दूरी पर था कि अचानक बादल छाने लगे और हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी। करमू तेज कदमों से चलता हुआ सरला मौसी के घर जा पहुंचा और फिर बारिश तेज हो गई। उसने मौसी को बताया कि मैंने गधे को ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, पर वो नहीं मिला। ये सुनकर मौसी गधे को बुरा भला कहने लगी। इधर बारिश और भी तेज हो चुकी थी, इसलिए करमू वहीं पर रुक गया। मौसी ने उसके लिए गरम गरम दूध तैयार किया। मौसी का मकान कच्चा था और ऊपर खपरैल पड़ी हुई थी। तेज बारिश की वजह से खपरैल में से जगह जगह से पानी की बूंदें टपक रही थी। करमू ने कहा, मौसी, आपने सुना क्या? एक शेर भी तो आया हुआ है और वो कई आदमियों को खा चुका है। एक सिपाही सुबह ऐलान कर रहा था कि जो भी शेर को पकड़ेगा राजा साहब उसे इनाम देंगे। मौसी ने कहा, अरे बेटा, बेड़ा गर्क हो ऐसे शेर का। मैं तो ना शेर से डरूं ना हाथी से, मुझे तो बस इस टपके से डर लगता है। इसकी वजह से सारी चीजों का नाश हो जाता है। ये कहते हुए मौसी ने अपनी टपकती हुई खपरैल की तरफ इशारा किया तो करमू ने मौसी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मौसी, टपका तो होता ही बुरा है। संयोग की बात है, जब करमू और मौसी आपस में बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वो आदमखोर शेर तेज बारिश से बचने के लिए मौसी के घर की दीवार के नीचे खड़ा था। अब क्योंकि दीवार कच्ची थी और दीवार में जगह जगह सुराख थे, इसलिए शेर ने उनकी एक एक बात को अच्छी तरह से सुन लिया था। शेर सोचने लगा, ये टपका क्या चीज है जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। ये औरत और वो नौजवान दोनों ही उसे बुरा भला कह रहे थे। औरत ने तो ये तक कह दिया कि वो हाथी और शेर से भी नहीं डरती, बस टपके से डरती है। शायद ये टपका बहुत ही खतरनाक जानवर है। जब बारिश रुक गई तो शेर जंगल की तरफ चला गया। करमू भी अपने घर की तरफ जाने के लिए उठा और कहने लगा, अच्छा मौसी, अब मैं चलता हूँ। मौसी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे करमू, बस एक बार और जंगल की तरफ नजर मारते हुए चले जाना। शायद वो मनहूस गधा वहीं पर घास चर रहा होगा। ठीक है मौसी, मैं देख लूंगा। ये कहते हुए करमू ने वहां पर रखी हुई एक रस्सी को अपने हाथ में लिया और जंगल की तरफ चल दिया। अंधेरा खूब फैल चुका था। करमू अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे कुछ नजर आया। दरअसल वो वही शेर था जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ ऊँघ रहा था। अंधेरे की वजह से करमू उसे गधा समझकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे 2 लातें जमा दी और बोला, तू यहाँ पर खड़ा है? मनहूस, दिन भर से तुझे ढूंढ रहा था। थोड़ी देर पहले मिल जाता तो बुढ़िया मुझे 4 आने भी दे देती। मैं तुझे ढूंढने के लिए जगह जगह भटका और तू यहाँ पर आ टपका। अचानक हुए इस हमले से शेर घबरा गया था और जब उसने करमू के मुंह से टपका शब्द सुना तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। सोचने लगा कि शायद ये वही टपका है जिसके बारे में वो बुढ़िया कह रही थी। इतनी देर में करमू ने रस्सी का फंदा बनाकर शेर के गले में डाल दिया और फिर उसे 2 लातें और जमा दी और अपने साथ उसे खींचने लगा। शेर को लगा कि टपके ने उसे पकड़ लिया है और टपके से तो वो पहले से ही डरा हुआ था। शेर चुपचाप करमू के पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर करमू ने
गधे के गुम होने से लेकर उसके मिलने तक की सारी कहानी अपनी माँ को सुना दी और उसने ये भी बताया कि सुबह उसे मजदूरी के 4 आने मिल जाएंगे। माँ ने खुश होकर पूछा, अच्छा गधा कहाँ पर है? करमू ने बताया कि मैंने उसे दरवाजे पर बांध दिया है और दरवाजे की कुंडी भी लगा दी है। उस रात को करमू ने खूब डटकर खाना खाया और फिर आराम से सो गया। सुबह जब सूरज की किरणें फैली और रात की खामोशी पक्षियों के चहकने से टूटी तो शेर ने अंगड़ाई ली और एक जोरदार दहाड़ लगाई। करमू जो कि आराम से सो रहा था, शेर की दहाड़ सुनकर अचानक वो उछल पड़ा। उसकी नज़र पास वाली चारपाई पर गई तो उसकी माँ उठकर भाग रही थी। वो झट से कमरे में घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया। करमू समझ गया कि जिसे रात को वो गधा समझकर लाया था वो शेर है। वो छलांग मारकर अपनी चारपाई पर चढ़ गया और डर के मारे कांपने लगा। जिस वक्त शेर दहाड़ा था उसी समय राजा के सिपाही उस गली में से गुजर रहे थे। वो समझ गए कि शेर इसी घर में मौजूद है। एक सिपाही ने जब अंदर झांका तो देखा कि शेर रस्सी से बंधा हुआ था। उसने अपने साथियों को बताया कि इस घर के मालिक ने शेर को रस्सियों से पकड़ लिया है। सिपाही फौरन दौड़े दौड़े राजा के पास गए। राजा को बताया, महाराज हमारे गांव के एक नौजवान ने शेर को अपने घर के बरामदे में रस्सी से बांध रखा है। राजा के आदेश पर तुरंत लोहे का एक बहुत बड़ा पिंजरा तैयार किया गया और ये आदेश दिया गया कि शेर को इस पिंजरे में कैद करके लाया जाए और साथ ही उस बहादुर नौजवान को भी लाया जाए जिसने शेर को जिंदा पकड़ा है। सिपाही पिंजरा लेकर पहुंचे और फिर किसी न किसी तरह से शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया। जब करमू को पता चला कि शेर को पिंजरे में कैद कर लिया गया है तो वो फौरन अपने घर से बाहर निकला। उसने अपनी माँ को पहले से ही समझा दिया था कि किसी को भी इस बात का भेद ना पता चले कि मैंने एक गधे के धोखे में शेर को पकड़ लिया है। माँ ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद करमू को पूरे सम्मान के साथ एक बहुत ही आलीशान घोड़ा गाड़ी में बिठाकर महल की तरफ रवाना किया गया। गांव के सभी लोग करमू की तरफ हैरानी से देख रहे थे। लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करमू जैसा आलसी और कामचोर आदमी इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। करमू गर्दन अकड़ाए हुए घोड़ा गाड़ी पर बैठा था और टेढ़ी नजरों से वो गांव वालों को देख रहा था। करमू को राजा के सामने पेश किया गया तो राजा भी हैरान रह गया कि इस नौजवान ने वो काम कर दिखाया जो उसकी सेना अभी तक नहीं कर सकी थी। राजा ने करमू को शाबाशी दी। वो बार बार उसकी पीठ थपथपाता और उसकी तारीफ करता। करमू को उसकी बहादुरी के बदले में 10,000 सोने के सिक्के, 2 कीमती घोड़े, नौकर चाकर और एक आलीशान मकान उसे रहने के लिए दिया गया। राजा की तरफ से मिले हुए इस इनाम से करमू और उसकी माँ की तो किस्मत ही बदल गई थी। अब तो उनके आगे पीछे नौकर चाकर और खाने के लिए एक से एक बढ़िया पकवान थे, जबकि करमू अब पहले से भी दोगुना कामचोर और आलसी हो गया था। वो सुबह 10 बजे सोकर उठता, नौकर उसका मुंह हाथ धुलवाते, 12 बजे वो नाश्ता करता और जब घर से बाहर निकलता तो उसे घोड़ा गाड़ी बिल्कुल तैयार मिलती। उसमें बैठकर वो राजा के महल में जाता। राजा करमू से बहुत ही खुश था और वो हमेशा उसकी तारीफ करता। इसके बाद करमू अपने घर वापस लौट आता। बाकी का समय वो सोकर ही गुजारता था। अब तो करमू राजा का एक बहुत ही खास और पसंदीदा आदमी बन चुका था। लेकिन ये बात राजा के दूसरे मंत्रियों और दरबारियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे लोग करमू से ईर्ष्या करने लगे थे। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने ये सूचना दी कि दूसरे राज्य का राजा उन पर हमला करने वाला है। ये खबर पाकर राजा बहुत ही परेशान हो गया। उसने अपना दरबार लगाया और मंत्रियों और दरबारियों से सलाह लेना शुरू कर दी। इधर जो मंत्री और दरबारी करमू से नफरत करते थे, उन्होंने आपस में खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया कि कैसे इस मामले में करमू को फंसाया जाए। वो रोज नई नई योजनाएं बनाते लेकिन असफल रहे। आखिरकार एक मंत्री के दिमाग में एक तरकीब आ गई। वो खुश होकर अपने साथियों से बोला, अब देखो मैं इस करमू के बच्चे का सफाया कैसे करता हूँ। अगले दिन जब दरबार लगा
तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, सेना को तैयार रहने का आदेश दिया जाए। मुझे ये खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा अपनी सेना को लेकर हमारे राज्य की सीमा में दाखिल हो चुका है। एक बड़े मैदान में वो अपनी सेना के साथ ठहरा हुआ है। मंत्री ने कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, सेना को तो हम बाद में भी भेज सकते हैं। हमारे पास तो एक ऐसा आदमी है जो अकेला ही पूरी फौज के बराबर है। महाराज, मेरा मतलब करमू साहब से है, वही जो शेर को जिंदा ही पकड़ लाए थे। मेरे ख्याल से पड़ोसी राज्य के राजा और उसकी फौज के लिए हमारे करमू साहब अकेले ही काफी हैं। फौरन ही दूसरे मंत्रियों और दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। राजा को भी उन सभी की बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने उसी वक्त करमू को हाजिर होने का आदेश दिया। करमू जब वहां पर हाजिर हुआ और उसे सारी बात का पता चला तो उसके पसीने छूट गए। राजा का आदेश था, इसलिए मना करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। राजा ने करमू को अच्छी तरह से समझाया और उसे विश्वास दिलाया कि जीत उसी की होगी, और फिर करमू के हाथ में तलवार थमाकर उसे अस्तबल की तरफ ले गया। अस्तबल में बहुत ही शानदार घोड़े मौजूद थे और राजा ने कहा, इनमें से एक घोड़ा अपनी मर्जी से पसंद कर लो। करमू ऐसे लंबे चौड़े घोड़े देखकर हैरान रह गया। उसके दिल में ये विचार आया कि कहीं कोई घोड़ा मुझे ऊपर से पटक कर कुचल ही ना दे। अचानक उसकी नज़र एक दुबले पतले घोड़े पर पड़ी। शायद वो एक पैर से लंगड़ा भी था, क्योंकि वो एक टांग उठाए हुए खड़ा था। करमू को लगा शायद घोड़ा बीमार है और ये बूढ़ा भी है। करमू ने उस घोड़े की तरफ इशारा किया। राजा ने करमू को शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छे करमू, तुम्हारी नज़र की मैं दाद देता हूँ। तुम हमेशा ही अच्छी चीज पसंद करते हो। ये हमारे अस्तबल का सबसे अच्छा घोड़ा है। करमू ने घोड़े की तरफ देखा और दिल में सोचा, शानदार घोड़ा, ये मरियल सा घोड़ा शानदार कैसे हो सकता है। और फिर करमू उस घोड़े पर सवार हो गया। राजा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे सफर पर रवाना कर दिया। वो घोड़ा कुछ देर तक लंगड़ा कर धीरे धीरे चलता रहा और फिर अचानक उसने रफ्तार पकड़ ली और वो जोर जोर से दौड़ने लगा। तो करमू के होश उड़ गए। घोड़ा ऐसे दौड़ रहा था जैसे वो उड़ रहा हो। करमू डर के मारे घोड़े की कमर से चिपक गया। उसने दोनों हाथों से घोड़े की गर्दन पकड़ ली और मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। घोड़ा दौड़ता रहा। अब करमू उसकी गर्दन से चिपककर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अचानक करमू को एक पेड़ नजर आया। उसने मन में सोचा, अगर मैं एक हाथ से ये पेड़ पकड़ लूं तो मैं उस पेड़ पर लटक जाऊंगा और घोड़ा आगे निकल जाएगा। ये सोचकर उसने एक हाथ हवा में लहरा दिया। जैसे ही वो पेड़ के नजदीक पहुंचा, करमू ने अपने हाथ पेड़ पर जमा दिए। घोड़े को झटका लगा। वो जैसे ही अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हुआ तो करमू ने अपनी टांगों से घोड़े को मजबूती से पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना गिरे। लेकिन घोड़े ने जोर लगाया तो पेड़ जड़ से उखड़कर करमू के हाथ में आ गया। घोड़ा फिर से उसी रफ्तार से दौड़ने लगा। करमू डर के मारे पेड़ को हाथ में ही पकड़े रहा। दूसरी तरफ दुश्मन सेना के राजा ने अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर देखो कि दूसरी तरफ से सेना आ रही है या नहीं। सिपाही आदेश मिलते ही एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया। उसने जो भी देखा वो चौंक गया। वो घबराकर पीछे हटा और लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचा। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? अरे सरकार, अन्नदाता, महाराज, एक आदमी हमें मारने के लिए पेड़ लेकर आ रहा है। राजा ने गुस्से से कहा, क्या भगते हो? और फिर राजा खुद टीले पर चढ़ गया तो उसका भी वही हाल हुआ। वो घबराकर नीचे उतरा और चीख कर बोला, जल्दी जल्दी वापस भागो, अब तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं। एक आदमी पेड़ लेकर आ रहा है। बाकी के सैनिक पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे होंगे हमें मारने के लिए। इनसे निपटना हमारे बस की बात नहीं है। और फिर दुश्मन की सेना सिर पर पैर रखकर वहां से भाग गई। करमू का घोड़ा वहीं पर आकर रुक गया जहां पर दुश्मन की सेना रुकी थी। मैदान बिल्कुल खाली था। घोड़ा जैसे ही रुका, करमू घोड़े से नीचे उतरा। वो हाँफ रहा था। जब उसकी सांसें काबू में आई
तो उसने देखा कि सारा मैदान खाली पड़ा था। उसका घोड़ा कुछ दूरी पर पानी पी रहा था। करमू समझ गया कि दुश्मन की फौज भाग चुकी है। थोड़ी ही देर में महाराज भी अपनी फौज के साथ वहां पर आ गए। वहां पर सिर्फ करमू, जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ और करमू का घोड़ा था। राजा ने फौरन घोड़े से उतरकर करमू की पीठ थपथपाई और फिर अपनी सेना से कहने लगा, देखा तुम लोगों ने इस बहादुर सिपाही को? ये पेड़ उखाड़कर दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए आया था और दुश्मन इसे देखते ही भाग गए। अब तो करमू से जलने वाले हैरान रह गए। करमू के इस कारनामे पर भी राजा ने उसे ढेरों इनाम दिए और उसे अपना मंत्री बनाने की घोषणा कर दी। जब करमू अपने घर वापस आया तो उसने अपनी माँ को सारा हाल सुनाया और कहा, अम्मा, अच्छा यही होगा कि हम ये राज्य छोड़ दें। 2 बार तो किस्मत ने मेरा साथ दिया, जिसे मेरी बहादुरी समझा गया, मगर तीसरी बार ना जाने क्या होगा। इसलिए हमें रातों रात अपना सामान लपेटकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। जान है तो जहान है, और वैसे भी हमारे पास अब ढेर सारी दौलत हो चुकी है। हम दूसरी जगह जाकर आराम से जीवन बिता सकते हैं। और फिर उसी रात करमू और उसकी माँ चुपचाप वो शहर छोड़कर कहीं दूर चले गए। बात उस समय की है जब एक राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके न्याय के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। एक दिन की बात है, राजा बड़े ही ठाट बाट के साथ अपनी सवारी पर निकला। मंत्री, सेनापति, सैनिकों का काफिला उसके साथ था। राजा की जय जयकार हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद राजा की सवारी नगर के बाहर के क्षेत्र में पहुंची। ये एक ऐसी सड़क थी जो जंगल के बहुत ही पास से गुजरती थी। तभी अचानक एक दुर्घटना घट गई। एक पत्थर राजा के सिर में आकर लगा और खून बहने लगा। एक ही क्षण में चारों तरफ विषाद छा गया। सुरक्षा सैनिकों के लिए ये बड़े ही आश्चर्य की बात थी। राजा स्वयं भी इस बात से बड़े ही चिंतित थे। इस घटना की खोजबीन की जिम्मेदारी राजा के सुरक्षा सैनिकों को दी गई। खोजबीन करने के बाद अपराधी को पकड़ लिया गया और उस अपराधी को राजा के सामने दरबार में पेश किया गया। महाराज के आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि वो अपराधी एक विधवा स्त्री थी जो बहुत ही बुरी हालत में थी। भय के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। ना ही उसने राजा की तरफ मुंह उठाकर देखा। राजा ने आज्ञा दी कि अगर तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है तो कहो। वो स्त्री हिम्मत जुटाकर बोली, महाराज, मैंने एक अपराध किया है, मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। ये बात तो ठीक थी। उस स्त्री ने ऐसा अपराध किया था जिसका दंड उसे अवश्य मिलना चाहिए था। राजा बोला, ये बात तो ठीक है, तुम्हारा अपराध ऐसा है कि तुम्हें दंड मिलना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण था। देवी, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? आखिर मेरा अपराध क्या था? महाराज के मुंह से ये बात सुनकर वो औरत बिलख बिलख कर रोने लगी। बड़ी ही मुश्किल से शांत होने पर उसने महाराज से कहा, महाराज, मुझे दंड दीजिए, मैं अपराधी हूँ। राजा ने कहा, दंड तो मिलेगा, परंतु पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा। उस स्त्री ने राजा के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। उसने हिम्मत करके कहा, महाराज, मेरा किसी को पत्थर मारने का इरादा नहीं था। मैं अभागिन विधवा हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आमदनी का कोई साधन नहीं है। जंगल में कंद मूल और फल खाकर हम लोग अपना पेट पालते हैं। मेरे बच्चों को भूख लगी थी और सामने बेर का पेड़ था। मैंने पत्थर मारकर बेर तोड़ने की कोशिश की। 1-2 बेर टूट भी गए और मैंने सोचा कि कुछ और तोड़ लूं। तभी एक पत्थर ना जाने कैसे आपको लग गया। अगर मुझे पता होता कि आपकी सवारी जा रही है तो मैं ऐसा कभी ना करती। मैं अपराधी हूँ, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। लेकिन मेरे दिल के 2 टुकड़े आपकी शरण में रह जाएंगे। इनको माफ करके इन्हें अपनी शरण में रख लीजिए। न्यायप्रिय राजा बहुत ही सोच में पड़ गया और सोच विचार करने के बाद उसने ये फैसला दिया, इस मामले में 2 अपराधी हैं। एक अपराधी तो मैं स्वयं हूँ, क्योंकि अगर कोई विधवा स्त्री मेरे राज्य में रहते हुए भूखी रहती है तो ये मेरे लिए एक अपराध के समान है और मुझे इसका दंड मिल चुका है।
जो कि बिल्कुल न्याय संगत था। दूसरी अपराधी ये औरत है, इसका दंड ये है कि इसके भरण पोषण की उचित व्यवस्था राज्य के खजाने से की जाएगी। सभी लोग राजा के इस अनोखे फैसले पर हैरान रह गए। जिसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, उसे आजीवन भरण पोषण के लिए खजाने से धन दिया जा रहा था। राजा ने अपने दरबारियों की हैरानी को दूर करने के लिए कहा, अगर पेड़ को पत्थर मारा जाए तो बदले में वो मनुष्य को फल देता है। मैंने भी वही किया। पत्थर मारने वाली स्त्री को बदले में भरण पोषण का भत्ता दिया, जो कि मुझे पहले ही देना चाहिए था, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। राजा के दरबारी ये फैसला सुनकर राजा की तारीफ करने लगे। उस विधवा स्त्री को छोड़ दिया गया। इस घटना की चर्चा अब पूरे राज्य में फैल गई, तो प्रजा की नज़रों में महाराज की ख्याति और भी ज्यादा बढ़ गई। सारे राज्य की प्रजा अपने ऐसे न्यायप्रिय राजा की प्रशंसा करने लगी। दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।